कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन, यही हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इसको समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग पहले इनके डिफरेंस को समझें कि कलेक्टिव बार्गेनिंग अपने आप में क्या है और नेगोशिएशन जो है ये कैसे काम करता है। अगर आप इसको देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग को, तो ये अपने आप में दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कलेक्टिव है एक बार्गेनिंग है। हम इसके लिए आते हैं एग्जाम्पल पर, एक ट्रेड यूनियन के लिए। ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, लिख भी देता हूं कि ट्रेड यूनियन दिमाग में रहेगा। अब देखिए इसमें विजन क्या हो सकता है ट्रेड यूनियन के लिए। ढेर सारे लेबर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, और इनकी गुड आफ्टरनून सर। क्वांटिटी जो है वो बहुत ढेर सारी होगी। ठीक, अब ये जो ट्रेड यूनियन है उसमें इनमें से कुछ लोग खाली रिप्रेजेंट होंगे। अब डिफरेंस देखो, थोड़ा सा समझना यहाँ पर। और जो लेबर्स हैं उनकी अगर बात करी जाए तो उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। पहला पॉइंट कि किसी एक बिग ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये है बिग ग्रुप। सर कोई भी बिग ग्रुप हो सकता है, क्रिकेट की बात हो सकती है या किसी स्पोर्ट्स की बात हो सकती है, नहीं। जब कलेक्टिव बार्गेनिंग बात हो रही है तो ये इकोनॉमिकल टर्म की बात हो रही है। अब इकोनॉमिकल टर्म का मतलब है कि जिसमें बिजनेस चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है और उस ग्रुप को कुछ लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि उनके लीडर्स हैं, इसलिए इनको लिख देते हैं रिप्रेजेंट। ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में ऐसा बनकर आना चाहिए कि जैसे जैसे हम रिप्रेजेंट के टॉप पर जा रहे हैं तो नीचे का जो पोर्शन है जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो इस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनके जो ग्रुप लीडर्स हैं वो इस टॉप मोस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें कंसर्न जो रहना है वो इस जगह से अभी कंसर्न रहना है। तो अगर हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास एक पूरा ट्रायंगल का मान लो ग्रुप है और हमें सिर्फ इस जगह से बात करनी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे ग्रुप को, तो ये ओवरऑल टोटल ग्रुप हो गया। और ये जो ऊपर टॉप में आपको दिख रहा है ये इसके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, किधर करेंगे, ठीक इसी को समझना है। जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट करते समय ये बन जाते हैं आपका एक पार्टी, पार्टी ए, या पार्टी वन कह सकते हो या पार्टी टू कह सकते हो। और दूसरी हमारे पास एक और पार्टी बन जाती है। सर ये किन की पार्टी, इधर की तरफ तो आपने कह दिया कि ये लोग लेबर हैं, तो ये दूसरी पार्टी कौन सी है, ये पार्टी बेटा कंपनी के मैनेजर्स की है जो प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे बात करने के लिए। तो अब ये अगर प्लेटफॉर्म के दो पार्टी की बात करी जाए, एक पार्टी ए और एक पार्टी बी, तो पार्टी ए रिप्रेजेंट कर रही है एक बहुत बड़े ग्रुप को एज अ ट्रेड यूनियन, और इनके कुछ मेंबर्स, मान लो कि 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये आकर के बैठ रहे हैं बात करने के लिए। और इनके ठीक सामने जो बात कर रहे हैं वो कंपनी के मैनेजर्स हैं, वो बैठ करके बातें करेंगे, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, एक टेबल है। तो अब यहाँ पर जब इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे तब क्या होगा, तो इस जगह पे जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तभी एक शब्द का जन्म होगा, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव। इसलिए वर्ड यूज होता है यहां पर कलेक्टिव, क्योंकि पूरा पूरा ग्रुप जाकर के मीटिंग रूम में नहीं बैठ जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 5 पर्सन। तो कलेक्टिवली दे आर प्रेजेंटिंग देयर ग्रुप मेंबर्स इंटरेस्ट। अब मैंने थोड़ा सा टेक्निकल टर्म डाला, ग्रुप मेंबर्स इंटरेस्ट। तो ये प्रेजेंट कर रहे हैं 5 लोग पूरे पूरे ग्रुप को, और ये इकोनॉमिकल टर्म है। मोस्टली ये किसी प्राइस या इकोनॉमिकल टर्म या इशू या मैनेजमेंट उससे रिगार्डिंग टर्म्स की बात करता है। तो पहला मेरा पर्पस था कि मैं आपको ये बताऊं कि ये कलेक्टिव का क्या मतलब है। तो कलेक्टिव का मतलब अपने आप में, अब देखिए इस
तरीके से क्लियर हो गया कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको 5 लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आ गया कलेक्टिव के लिए। अब इसके आगे बात आती है बार्गेनिंग क्या है। तो यहां पर आपको समझाते हैं पहले बार्गेनिंग टर्म को निगोशिएशन के साथ। कलेक्टिव को नहीं ले रहे हैं अभी, कलेक्टिव एकदम अलग कर दिया है, अभी कलेक्टिव नहीं है, सिर्फ बार्गेनिंग और निगोशिएशन के बीच में डिफरेंस रख के थोड़ा समझिएगा। बार्गेनिंग जो टर्म है वो मोस्टली, मैं यहाँ टर्म लिख रहा हूं फॉर्मल। तो सर क्या ये बार्गेनिंग तब यूज होता है कोई फॉर्मल टर्म यूज होगा ना? जो बार्गेनिंग है वो कभी भी फॉर्मल नहीं होता, ये इनफॉर्मल वर्ड यूज होता है। फॉर्मल के लिए नेगोशिएशन टर्म यूज होता है, बार्गेनिंग जो है वो इनफॉर्मल वर्ड से यूज होता है। सर इनफॉर्मल वर्ड से कैसे यूज होगा? जैसे मार्केट में दो पर्सन हैं, मतलब एक सेलर है और एक परचेजर है। ये सेलर 500 रुपए में कोई एक आइटम को सेल करना चाहता है और परचेजर उस आइटम के लिए रेडी है 300 रुपीज का पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर जब ये लोग एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचेंगे कि कितने में सेल और परचेज इनकी हो जाए, नहीं हम 300 नहीं 350 देंगे, वो कहता है हम 450 देंगे, तो ये प्योर बार्गेनिंग है और बार्गेनिंग होने के बाद में ही इनका प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। मैंने अभी पहले कोशिश ये करी कि एक कलेक्टिव टर्म को बताना और सेकंड टर्म बार्गेनिंग को बताना। अब आप इस जगह तक समझ चुके होंगे कि कलेक्टिव का मतलब है कि एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ लोग, और ये लोग क्या काम करेंगे? ये लोग बार्गेनिंग का काम करेंगे। तब मन में ये आता है कि सर अभी आपने कहा इनफॉर्मल, तो क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग इनफॉर्मल है? नहीं, बार्गेनिंग जो है वो इनफॉर्मल मैंने बोली। और जैसे ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का टर्म बनता है तो ये प्योर ऑफिशियल टर्मोलॉजी हो जाती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। और इसके लिए हम इसको टर्म यूज कर सकते हैं कि ये बिजनेस से रिगार्डिंग वर्ड होता है जिसके लिए इकोनॉमिकल टर्म यूज किया जाता है, और इसमें ये दो पार्टीज बैठ करके आमने सामने बात करती है। तो पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए कि ये बिजनेस से रिगार्डिंग इश्यूज हैं, नॉन बिजनेस इश्यूज इसके अंदर डील नहीं किए जाते हैं। अब बात करते हैं फिर नेगोशिएशन क्या है। नेगोशिएशन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेम थिंग है ना। ध्यान से देखना, कलेक्टिव बार्गेनिंग में मैं फिर से इस ट्रायंगल को बना रहा हूं। कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कुछ लोग मिलके कर रहे हैं, तब ये बात यूज होती है कलेक्टिव के लिए। और ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा है, इनके इंटरेस्ट को लेकर के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं। मगर जब हम नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं तो नेगोशिएशन मोस्टली जो टू पार्टीज हैं जिनके ऊपर ये बात खुद हो रही है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सेल्फ ही आकर के यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम केस में सेल्फ मैं वर्ड यूज करता हूं, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पर सेल्फ वर्ड यूज होगा और यहाँ के लिए रिप्रेजेंटेटिव। पहला ये जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं वो बात करेंगे कलेक्टिव के लिए, और नेगोशिएशन के लिए सेल्फ प्रेजेंटेशन होगा, खुद आएंगे, खुद आकर के आमने सामने दोनों पार्टियां बात करेंगी। तो पहला पर्पस था कि आप इसकी फ्रेमिंग को समझ सकें कि जब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा। यहां पर जो ये कंटेंट है डिफरेंस का, ये साइट के थ्रू लिया गया है और ये सुरभि है, इनका ये लिंक है, इसी गूगल से आपको एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट्स को। अभी तक सिर्फ पर्पस ये था कि इसकी फ्रेमिंग आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। अब फ्रेमिंग समझ में आ गई है तो इनके बीच में डिफरेंस जो रहेगा वो हम कंपैरिजन चार्ट के थ्रू करेंगे, डिफिनेशन के थ्रू करेंगे, और जो मेजर की डिफरेंस है उनको कवर अप करके कंक्लूजन करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग में पहले इतना पॉइंट बताता हूं। कलेक्टिव बार्गेनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन in which the representative of employee and management determine the employee's wage and benefits। काफी स्टूडेंट्स को लगता है अरे सर ये क्या बोल दिया, ये तो मेन बात नहीं समझ में आई। सुनो मैं बताता हूं, कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो की वर्ड है वो ये पकड़ना है, रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको याद हो अभी मैंने जो फ्रेमिंग करी थी उस पर मैंने आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल का ब्लॉक दिया था और बताया था कि हमको सिर्फ इस टॉप से मतलब है जो आमने सामने आकर के बैठेंगे। तो जब आमने सामने आके बैठेंगे मतलब ये पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
एक वर्ड आपके दिमाग में रिप्रेजेंटेटिव का क्लियर होना चाहिए। दूसरा सर कुछ और भी, हाँ कुछ और भी, क्योंकि इसके अगेंस्ट में दूसरी पार्टी है, उसको भी आपको देखना है। तो दोनों पार्टीज जो हमारे पास हैं वो कौन सी हो सकती हैं? इन विच एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। तो एक पार्टी हमारी कौन सी है? एम्प्लॉय के लिए है। दूसरी पार्टी कौन सी है? मैनेजमेंट के लिए। इन दोनों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे आकर के और इशू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर इशू कौन सा होगा? क्रिकेट खेलने? बेटा जब कंपनी के अंदर बात होगी तो क्रिकेट फुटबॉल की तो बात ही नहीं होगी। ये बात किससे रिगार्डिंग होगी? इकोनॉमिकल होगी। तो मोस्टली इनके बीच में होने वाले इश्यूज कौन से हो सकते हैं? देखो, एम्प्लॉय वेजेस एंड बेनिफिट्स। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग अगल बगल जो रहेगा वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव का रहेगा और उनके बीच में जो इशू डिस्कस होंगे वो वेज और बेनिफिट्स के होंगे। नेगोशिएशन क्या हो सकता है? नेगोशिएशन टू पार्टीज या उनसे ज्यादा के बीच में हो सकता है, और जो स्पेसिफिक खुद प्रेजेंट हैं या किसी पॉइंट से डिस्कस करते हैं और लास्ट में म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट हो जाता है। सर यहां पर यह बात नहीं कही गई कि ये एम्प्लॉय का वेजेस एंड सैलरी है। हाँ बेटा, नेगोशिएशन एक स्मॉल कंटेंट है, एक स्मॉल टूल है, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। इसका एक खाली पर्पस एम्प्लॉय और वेजेस का एरिया नहीं है। जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज का वेजेस और बेनिफिट हम इनसे कंसर्न होने लग जाते हैं तो ये ऑफिशियल हो जाता है, और जब हम प्योर ऑफिशियल की बात करते हैं तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाता है। और जब हम निगोशिएशन की बात करते हैं तब इसमें रिप्रेजेंटेटिव खुद भी आ सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आते, खुद भी आ सकते हैं, मगर मोस्टली जो पर्सन है वो स्पेसिफिक इश्यू से रिलेटेड बात करते हैं, और ये मोस्टली जो लीगल मैटर्स होते हैं उनमें इनका डिस्कशन होता है। सर लीगल मैटर कैसे? अब जैसे प्रॉपर्टी है, उसका बंटवारा है, उसमें लेकर के दो भाई आपस में, तीन भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या वो खुद बैठ करके लीगल इशू पे निगोशिएशन करते हैं कि हमारे पास ये लैंड हो, तुम्हारे पास वो लैंड हो जाए। तो या फिर लॉ से रिगार्डिंग जो कुछ टर्म्स होंगे तो लीगल इशू से बात होती है। यहाँ पर पहला पॉइंट आपको मीनिंग से रिगार्डिंग बताया, बस इतना पर्पस ध्यान देखना है फ्रेमिंग के लिए कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताता हूं कि जब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करेंगे तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में हम कॉम्पिटेटिव नेचर की बात करेंगे, और जब नेगोशिएशन की बात करेंगे तो हम कोऑपरेटिव नेचर की बात करेंगे। सर यही तो समस्या है कि कॉम्पिटेटिव नेचर क्या है, कोऑपरेटिव नेचर क्या है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको कॉम्पिटेटिव को बताता हूं। जो कॉम्पिटेटिव है वो विन लूज रिलेशन को डेवलप करता है। सर फिर वही वाली बात हुई कि एक आगे पॉइंट जोड़ रहा है। हाँ समझो बात को, कंपटीशन अगर है, ध्यान से देखना, कंपटीशन है तो कंपटीशन में दो लोग हैं, ए और बी हैं। इनके बीच में जब कंपटीशन हो रहा है तो या तो ए जीतेगा, मान लो ए जीतेगा तो भी लूज कर जाएगा, हार जाएगा, तभी तो कंपटीशन है। अगर दोनों बराबर बराबर रह करके जीत जाए तो कंपटीशन थोड़ी ही होगा। तो कंपटीशन के केस में हमने मान लिया कि ए जीत गया, तो अगर ए जीत गया तो जस्ट अपोजिट क्या होगा? सर जस्ट अपोजिट होगा कि बी लूज हो जाएगा। अगर दो लोगों के बीच में कंपटीशन है, कंपटीशन में तो यही होगा ना कि एक टीम जीत रही है, दूसरी टीम हार रही है। तो इसीलिए जो टर्म यूज हो रहा है विन लूज रिलेशनशिप का हो रहा है। यहां पर टेक्निकल टर्म पे ध्यान दीजिए कि अगर ये ट्रेड यूनियन है, टीम ए को मान ले ट्रेड यूनियन है और टीम बी को मान ले कि ये मैनेजमेंट है, अगर ये मैनेजमेंट है तो किसी डिस्कशन पे अगर ट्रेड यूनियन कहता है कि मेरी सैलरी, हमारे लोगों की सैलरी बढ़ाइए या अलाउंसेस इंक्रीज कर दीजिए या फिर बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिलने चाहिए, इसका प्रेशर ट्रेड यूनियन देता है, और मीटिंग के बाद में ट्रेड यूनियन क्या करता है? ट्रेड यूनियन जीत जाता है। अगर ट्रेड यूनियन मीटिंग के बाद में जीत जाता है तब तो आप यही तो कहोगे कि मैनेजमेंट ने सारी बात मान ली। मैनेजमेंट ने सारी बात मान ली कि हाँ हम सैलरी में हाइक दे रहे हैं, हम जो है अलाउंसेस देंगे, हम परक्यूजर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको देखने में नहीं लग रहा कि अगर मैनेजमेंट ने सारी बात मान ली तो मैनेजमेंट की बात नहीं रखी गई, मैनेजमेंट हार गया और ट्रेड यूनियन जीत गया। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव में विन लूज रिलेशन रहता है,
इस विन लूज रिलेशन में एक पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी इस जगह पर हार जाती है, इसलिए कॉम्पिटेटिव वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट कोऑपरेटिव वर्ड यूज होता है नेगोशिएशन में। नेगोशिएशन में कंपटीशन नहीं है कि लो मैं जीत जाता हूं तुम हार जाओ, तुमको मैं हरा करके जीतूंगा। ए और बी के बीच में कंपटीशन नहीं है। ए और बी ऐसा कोऑपरेशन बना करके चलते हैं जिससे कि कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले, ये इसका पर्पज होता है। सर कैसे होता क्या है कि जो ए टीम है ये कोई ना कोई अपना इशू लेकर के आती है, बी टीम का अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी अलग इश्यूज लेकर के आते हैं, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, किस इशू को दूर करना है, और दोनों लोग मिल करके फाइनली किसी ना किसी रिजल्ट पे हैप्पीली पहुंचते हैं कि ये काम किया जा सके। अब मैं इसी ए और बी को मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में डालता हूं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब नेगोशिएशन की बात हो रही है तो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन को अगर डाल दिया तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया। ध्यान देना कि जैसे ही मैनेजमेंट और यूनियन दो पार्टीज अगर आ गई तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया। बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, इसलिए इसमें जो दो पार्टीज हैं, मैनेजर को ले लो, पर्सन को ले लो, जो वर्कर्स हैं उनको अगर ले लेते हैं, और वो लोग इस विजन से अगर वर्क करते हैं, दोनों पार्टीज, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी और जो हमारे पास मैनेजर्स हैं वो लोग इस विजन से पास करते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कोई एक रिजल्ट फाइनली निकाल ही लेना है, तब ये नेगोशिएशन का टर्म होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव नेचर। कोऑपरेटिव नेचर का मतलब दोनों पार्टियां आपस में हाथ मिला के काम करती हैं, और कॉम्पिटेटिव का मतलब हो गया कि ना तो हम जीते तो तुम हार गए, इसलिए इसमें वर्ड यूज होता है विन लूज रिलेशन कंपटीशन में, और कोऑपरेटिव में दोनों लोग हाथ मिला के काम करते हैं तो विन विन रिलेशन टर्म यूज होता है, मतलब दोनों लोग जीत रहे हैं। थर्ड की बात करते हैं कि फोकस कलेक्टिव बार्गेनिंग में किस पे होता है। फोकस कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो होगा, रेड कलर से देखिए करना, हु इज राइट। इसमें यही पर्पज है, कौन जीतेगा, मतलब जो सही होगा। मैं राइट हूं तुम गलत हो, तुम यू आर आउट आई एम इन, मैं जीत गया, तो वहां पे देखा जाता है कि जो सही है, इसीलिए विन लूज होता है। जो जीतेगा वो राइट है, जो हार गया वो रॉन्ग है, और ये तीनों एक दूसरे के साथ में रिलेटेड होते हैं। जब बल्कि अगर हम नेगोशिएशन की बात करते हैं तो नेगोशिएशन में ये थोपा नहीं जाता कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग। वहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखता है व्हाट इज राइट, सही क्या है। तो दोनों के बीच में जो राइट होगा उस पे दोनों की रजामंदी बन जाती है पार्टियों की। तो इस जगह पर आपने ये बेसिक पॉइंट देखे, ये कीवर्ड्स हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के, जिसपे फोकस होता है कॉम्पिटेटिव नेचर, विन लूज रिलेशनशिप, हु इज राइट, और जब बल्कि जस्ट अपोजिट जो है नेगोशिएशन में कोऑपरेटिव, विन विन रिलेशन और व्हाट इज राइट। यहां तक आपने इस बात को देखा कि यही मेन पॉइंट है जिनके ऊपर हमें बात करनी है। ये साइट इनकी दे रखी है, इस साइट पे आप डायरेक्टली जा करके और बेहतर ढंग से इसको समझ सकते हैं। ये की डिफरेंसेस गिवन है। आगे बढ़ता हूं कंटेंट के साथ में, डेफिनेशन सब आपको पता चल गई। इस चार्ट की इंपॉर्टेंस मैं बहुत ज्यादा समझता हूं, और इस जगह आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। इस चार्ट को अगर आप देखें, यहाँ पे बहुत खूबसूरत ढंग से इन्होंने बताया है। देखो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, उसी के अंडर में तुम्हारा कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आता है और नेगोशिएशन भी आता है। सर दोनों आते साथ साथ, इसीलिए देखो मैं नीचे सर्किल कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये है ओवरऑल कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस का नेगोशिएशन एक टूल होता है। ओवरऑल इन्वायरमेंट में दो पार्टियां बैठ के बात करती हैं, कैसे। सबसे पहले नेगोशिएशन के लिए ये अपनी अपनी प्रिपरेशन करते हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। देन जिन इश्यूज पे बात करनी है उसके लिए बार्गेनिंग शुरू होती है। फिर इसके बाद में नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन मतलब वार्तालाप, दोनों लोग बैठ के आमने सामने बात कर रहे हैं। अगर यही पूरी चीज फॉर्मल वे से होने लग गई, यही पूरी चीज ऑफिशियल इकोनॉमिकल होने लग गई, तो ये प्योर कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है। और अगर खाली बार्गेनिंग है तो सड़क पे कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हैं तो वो खाली बार्गेनिंग है, कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है। कि ध्यान देना, कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब रिप्रेजेंटेटिव है।
आफ्टर देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेगोशिएशन ब्रेकडाउन। दोनों लोगों के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है, दोनों पार्टीज प्रेजेंट कर रही हैं अपने अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो नेगोशिएशन टूट जाएगा या तो नहीं टूटेगा। अगर नेगोशिएशन टूट गया, नेगोशिएशन टूट गया, नेगोशिएशन हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं, वार्तालाप। अगर वार्तालाप टूट गई तो इसका मतलब है मीटिंग फेल हो गई और हमें फिर से अगली बार यहाँ घूम के वापस जाना पड़ेगा। और अगर जो नेगोशिएशन मतलब जो वार्ता चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है, ये टूटती नहीं है और आगे कंटिन्यू बन जाती है, तो कंटिन्यू होने पर ये एक एग्रीमेंट पे पहुंचेगी, एग्रीमेंट को बनाया जाएगा और फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीमेंट का किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखो तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस के अंडर में नेगोशिएशन आ जाता है। नेगोशिएशन के बिना कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो ये चार्ट जो है, जब कभी भी आपको आंसर लिखना हो डिफरेंस में, तो इसको जरूर याद रखिए, स्टेप वाइज बनाइए, तो आपका आंसर का जो क्रश है वो क्लियर होकर के आ जाएगा। आफ्टर देन आगे बढ़ते हैं आपके आंसर के लिए। जो डिफरेंस है आप इस साइट से अपने आंसर्स को नोट कर सकते हैं, यहाँ पूरी लैंग्वेज मिल जाएगी। ये पूरे कंपटीशन के लिए दिया हुआ है, जो मैंने बोला था पढ़ देता हूँ। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस टू विच द ग्रुप, यही अभी स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट पॉइंट देखा था। पॉइंट नंबर 2 आता हूँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ कॉम्पिटेटिव। ये देखो, खाली तुमको मैंने कॉम्पिटेटिव से पूरी बात समझा दी थी, यहाँ से आपको ओवरऑल कॉम्पिटेटिव का आंसर मिल जाएगा और कोऑपरेटिव का आंसर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर हम आते हैं। 3 में मैंने आपको टर्म बताया था रिलेशन। तो जैसे रिलेशन विन लूज रिलेशनशिप आए, तो जनरली विन लूज रिलेशन जैसे ही आया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का पार्ट है। और जब बल्कि विन विन रिलेशन अगर आता है तो ये मैक्सिमम जो टर्म होगा वो आपका नेगोशिएशन का होगा। आफ्टर देन पॉइंट नंबर 4 आपको बताया था राइट और रॉन्ग। तो हु इज राइट, क्या सही है वही जीतेगा, तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है। और व्हाट इज राइट मतलब दोनों के बीच में एक डिस्कशन हो और तब बात करें, तब ये हमारे लिए हो जाएगा नेगोशिएशन। मुझे लगता है कि काफी हद तक का आपके पॉइंट्स इनके डिफरेंस को लेकर के क्लियर होंगे। इस साइट से जा करके आप अपने आंसर्स को और बेहतर बना सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर तब भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने